संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 8 मई शनिवार के दिन आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के समाचार तीनों एक साथ अब लेके आए के जो क्रम शुरू करे हैं वह जारी है। संगवारी हो, एक महत्वपूर्ण सूचना, 1 मई ले लेकर 7 मई तक के जितना हमन करंट अफेयर्स पढ़े ओकर आधारित एक थी टेस्ट मैं अपलोड कर दे हूँ मोर व्हाट्सएप में। अगर आप मन ला अब तक नहीं मिल पाए हो ही वो टेस्ट के लिंक, तो मोर व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकत है। मोर व्हाट्सएप नंबर आप मन सब जानत हो, और नहीं जानत हो तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन आप देखिए वो दिख जाएगी, वो में आप संपर्क करके टेस्ट के लिंक मांग सकत है। एक अलावा टेलीग्राम में भी लिस्ट जो है पोस्ट कर दी जाही टेस्ट के लिंक, आप वहां ले जा करके भी टेस्ट दे सकत है। टेस्ट आज देवा, काल देवा या 2 दिन बाद देवा, ओपन रही। लेकिन हाँ, आप मन जल्दी से जल्दी दिहा तो अब नया हफ्ता के जो नवा टेस्ट है कर तैयारी हमन कर सकते हो। इतना कहे के बाद अब मैं हिंदी में आता हूँ, आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। पहले हम बात करेंगे 8 मई यानी आज के दिन के खास बातों पर। 8 मई यानी आज का दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है हेनरी डुनंट की याद में। हेनरी डुनंट जो कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक भी थे। और अगर मैं आपको एक और डाटा बताऊं जो आपको याद करना चाहिए तो आप उसे नोट भी करिए। हेनरी डुनंट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हीं की सहायता से रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई और रेड क्रॉस पूरी दुनिया में कहीं भी यदि कोई असहाय है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पीड़ित है या सामाजिक कारणों से पीड़ित है, आर्थिक कारणों से पीड़ित है, तो उसकी मदद करने के लिए सामने आने वाली संस्था का नाम है। 1948 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और एक आंकड़ा आपको और जानना चाहिए, रेड क्रॉस संस्था ही सबसे अधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली संस्था भी है। अब हम बात करेंगे आज का दूसरा दिन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आज मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आमतौर पर हम यूं समझ सकते हैं कि मई माह सप्ताहांत, दूसरे सप्ताह के अंत को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की ये थीम है सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड। सिंग, फ्लाई, शोर लाइक अ बर्ड। इस थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। भारत प्रवासी पक्षियों का एक बहुत बड़ा आरामगाह माना जाता है। दुनिया भर के पक्षी अपने शीतकालीन समय को बिताने के लिए भारत की तरफ उड़ान भरते हैं, जिसके बड़े केंद्र में राजस्थान है, गुजरात है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी पक्षियों को अलग अलग जगह शेल्टर प्राप्त होता है, जिसमें खास जगह आप सब गिधवा जो पक्षी केंद्र है वो जानते होंगे, परसदा पक्षी केंद्र जानते होंगे जो बेमेतरा में है। इसके अलावा मांढर रायपुर का एक बड़ा फेमस पक्षी केंद्र है। इसके अलावा कनकी या कनकेश्वर धाम कोरबा में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी केंद्र है। जशपुर की तरफ आप आएंगे तो नीम गांव पक्षी प्रवासी पक्षी केंद्र जो है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी, इसके अलावा बिलासपुर का रहंगी, तो आप ये सब नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आज के दिन को विश्व थैलेसीमिया डे के रूप में भी मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक प्रकार का रोग है और ये रोग भी आनुवांशिक प्रकार का है। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? वो जो माता या पिता या कभी कभी दोनों के माध्यम से संतति यानी उनकी संतान तक चले आते हैं। यदि उनके माता पिता को ये रोग है या उनमें से किसी एक को रोग है तो उसकी संतान को भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में ये रोग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। खासतौर पे छत्तीसगढ़ में तो ये समस्या बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इस समस्या में होता क्या है, जो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होते हैं, आरबीसी जिसे हम कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और ये एक आनुवांशिक रोग ऐसा है जो जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता फैलाने और लोगों को उस रोग से कैसे बचा जा सकता है इस पर सुझाव देने, सूचित करने के लिए आज का दिन विश्व थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल यानी साल 2021 के लिए थीम रखी गई है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज। फिर से दोहरा देता हूं, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब थैलेसीमिया कम्युनिटी, अक्रॉस द ग्लोब ऑफ थैलेसीमिया कम्युनिटी। ये जो है लंबी चौड़ी सी एक थीम, आप चाहें तो सिर्फ इसका पार्ट 1 यानी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी इतना भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हुआ आज का दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं मुख्य समाचारों पर।
सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की। जैसा कि आप पहले भी न्यूज में मेरे माध्यम से जान चुके हैं, हो सकता है समाचार पत्र में भी आपने पढ़ा हो, मराठों को अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही एक नई बहस ने भी जन्म लिया कि अब क्या ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके निर्धारण का अधिकार राज्यों के पास रहा जाए या ना रखा जाए। क्या था, अब तक राज्यों को भी इस तरह के आरक्षण प्रावधान देने का हक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा वर्डिक्ट में यह साफ किया है कि किसी भी स्थिति में ओबीसी वर्ग को, खासतौर पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को चुनने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही होगा, यानी इनडायरेक्टली केंद्र के पास होगा। अब इस मामलों में राज्य केवल अपने यहाँ के पिछड़े वर्ग को शामिल करने के लिए केंद्र के पास सुझाव भेज सकते हैं। मानना या ना मानना केंद्र की इच्छा पर निर्भर करने वाला है, यानी राज्यों की स्थिति जो है वो तदर्थ या एडहॉक वाली हो गई है। अब राज्य अपनी मर्जी से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दे पाएंगे। केंद्र सरकार इस तरह की घोषणा करने के लिए अब अधिक ऊपर स्थान पर आ चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं। 102वां संविधान संशोधन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा कि भाई राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति माने जाने चाहिए जिनको ये अधिकार हो कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित कर सके, अन्य किसी को नहीं। और राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है, केंद्र का एक चेहरा भी आप समझ सकते हैं। इस तरह से हम राष्ट्रपति के एकाधिकार को यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। इसके बाद आरक्षण के जो अलग अलग प्रावधान राज्यों में दिए गए हैं उसमें बहुत उलटफेर होने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है नई कमेटी बनी और नए तरीके से ओबीसी को परिभाषित किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो देश में इससे बड़ा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से या संवैधानिक रूप से हाल के दिनों में नहीं घटा है। तो इस घटनाक्रम पर आप नजर रखें, मैं भी लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप चाहें तो इसमें डिटेल में मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, या चाहें तो सेपरेट वीडियो मांग सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। फिर हम बात करेंगे जैविक बाजरा की। बाजरा की जैविक किस्म भारत के द्वारा उपजाई गई है और अब इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार भी मिल गया है। भारत अपना जैविक बाजरा डेनमार्क को निर्यात करने वाला है, यानी भेजने वाला है। भारत द्वारा डेनमार्क को जो ये निर्यात किया जाने वाला जैविक बाजरा है वो उत्तराखंड कृषि विकास बोर्ड जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है और डेनमार्क सबसे बड़ा इसका खरीदार भी बनेगा। अगर आप बाजरा क्या है नहीं समझ पाते तो बाजरा एक किस्म का मोटा अनाज या मिलेट की कैटेगरी में आने वाला अनाज है। भारत में बाजरा प्रॉपर भारत की फसल नहीं थी, अफ्रीका मूल की फसल थी जो भारत में आई और फिर भारतीयों ने इसे लगाना शुरू किया। इसे उगाने के लिए कम तापमान, कम वर्षा दोनों पर्याप्त होती है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी ये उग जाती है। आमतौर पे खराब भूमि या रेतीली दोमट किस्म की मिट्टी में भी ये फसल अच्छी हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोग जो हमें छोड़कर चले गए, जिनमें संगीतकार वनराज भाटिया, इनका निधन रहा। संगीतकार वनराज भाटिया तमस नाम के एक सीरियल जो कि श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी, उस फिल्म के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके थे। इसके अलावा अनूप भट्टाचार्य जी का निधन हुआ जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने रविंद्र संगीत शिल्प संस्था की नींव रखी थी। इसके अलावा शीश नारायण सिंह का निधन हुआ जो कि जाने माने पत्रकार हुआ करते थे। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग, और इनमें इस सूची में आप एक नाम और जोड़िए, प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ। प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ, आप इस तरह से समझिए इस न्यूज को, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के ये डीन हुआ करते थे। एक मुस्लिम व्यक्ति वो संस्कृत का अध्ययन करता है, हमारे देश में से बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस न्यूज को इसी तरह से हाईलाइट कर लाया गया, तो इसी तरह से हम इसे समझते हैं। संस्कृत का एक महाकाव्य माना जाता है ऋग्वेद, या हम कह सकते हैं कि संस्कृत में पहला लिखा गया वेद जो है वो ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद पर पहले स्कॉलर बने थे या पहली बार PhD करने वाले व्यक्ति बने थे AMU से प्रोफेसर खालिद साहब। प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ साहब का निधन हो गया और उनके निधन के बाद जो संस्कृत जगत है उसने काफी शोक व्यक्त किया है। तो ये एक मजेदार न्यूज है। मृत्यु तो मजेदार नहीं होती, लेकिन ये भारत के संदर्भ में एक मजेदार न्यूज इसलिए है जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे होते हैं। भारत अभी भी समरसता का देश है। फिर चाहे आपको कोई लिबरल कहे, फिर आपको चाहे वो अलग अलग शब्दों से नवाजे, गालियां दे,
लेकिन आप अपनी धार्मिक यूनिटी जो है, जो एकता है हमारी अलग अलग धर्मों को एक साथ लेकर चलने की, उससे कभी डिगिएगा मत, पीछे मत होइएगा। ठीक है, ये देश की पहचान है और हमेशा से रही है। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। अगला जो न्यूज है वो है माउंट सिनबंग ज्वालामुखी। माउंट सिनबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मौजूद सबसे खतरनाक, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। ये समय समय पर प्रज्वलित हो जाता है, यानी विस्फोट होता रहता है। हाल फिलहाल में इसमें फिर से विस्फोट हो गया है और इसलिए ये न्यूज बनी है। वैसे तो इंडोनेशिया में 2000 से अधिक ज्वालामुखी है, पता नहीं कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं वहां। फिर हम बात करेंगे अनुपम खेर की। अनुपम खेर साहब, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा रोचक स्टेटमेंट ये दे दिया था कि भारत में हालात जैसे भी हों, भारत अभी जिन भी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, और फिर उन्होंने कहा आएगा तो। हम सब जानते थे कि कौन आने वाला है, लेकिन ऐसी स्थिति में इस तरह का स्टेटमेंट देना भारत का मजाक उड़ाने जैसा था। खैर, हम इस बात को अब छोड़ते हैं और जानते हैं कि अनुपम खेर क्यों चर्चा में आए इस बार। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। ये ऑनलाइन हुआ ये पुरस्कार समारोह, जहां हैप्पी बर्थडे नाम की फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है। हमारे देश के किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपाधि मिले, सम्मान की बात है, इसलिए हम अनुपम खेर को यहाँ याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं लॉरियंस अवार्ड लिस्ट की। लॉरियंस अवार्ड खेल के दुनिया में दिए जाने वाले अवार्ड है। ये खेल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माने जाते हैं। अलग अलग स्पोर्ट खेलने वाले सभी लोगों को कंबाइंड रूप से एक साथ ये अवार्ड दिया जाता है। इस पूरे अवार्ड सूची में बेस्ट वुमेन जो रही, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, वो नाओमी ओसाका चुनी गई। ये टेनिस खिलाड़ी हैं और जापान से संबंधित है। इसके अलावा पुरुष वर्ग में स्पोर्टमैन, बेस्ट स्पोर्टमैन के रूप में राफेल नडाल जो है वो चुने गए, स्पेन के हैं और ये भी टेनिस खेलते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और अवार्ड थे, वो लिस्ट आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी, या उम्मीद करता हूं आप देख रहे हो, तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ चलते हैं। फिर हम बात करेंगे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की। ये कमाल का प्रोजेक्ट होने वाला है, आने वाले भविष्य के लिए भारत की एक अनोखी संरचना बनकर के सामने आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्ता, जो कि अभी चर्चा में आ गया। हुआ ये कि हाल फिलहाल में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के चल रहे काम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि भारत जब इस आपदा के दौर से गुजर रहा है, जहां लाखों लोग परेशान है अपने स्वास्थ्य को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, ऐसी स्थिति में एक बड़ी धनराशि खर्च करके सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा, अब इस पर सुनवाई करते हुए, कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पहले से मंजूर हो गया प्रोजेक्ट है और यह अनिवार्य सेवा के रूप में जारी रहेगा, यानी इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस समय भी ये जारी ही रहेगा, यानी किसी भी स्थिति में इस पर रोक नहीं लगने वाली है। तो अगर आप अब सेंट्रल विस्ता परियोजना को सुन करके जानने के उत्सुक हो गए हैं, तो मैं समझा देता हूं वो है क्या। सेंट्रल विस्ता परियोजना एक आवासीय परियोजना है, एक बड़ी निर्माण परियोजना है। इस परियोजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान बनेगा, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति महोदय का निवास स्थान बनेगा, अन्य सचिवालय भवन भी बनेंगे। लेकिन सबसे खास बात जो इसमें बनने वाला है वो है भारत की नई संसद। लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। आने वाले 2024 के समय ये संख्या बढ़ जाएगी। हमारी पुरानी संसद के स्ट्रक्चर में अभी उतने लोगों की बैठक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नए संसद का यह ढांचा मंजूर किया गया था। इस मंजूर ढांचे में अब लोकसभा सदस्यों के बैठने की कुल जो क्षमता होगी वो 888 सीट होगी और राज्यसभा में 384 सीट मौजूद रहेगी। हालांकि इतने लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन अतिरिक्त सीटों के साथ भविष्य को सोचकर इस योजना को बनाया जा रहा है। ये जो नई संसद है 65,400 वर्ग मीटर में फैली होगी और इस परियोजना की नींव रखी गई थी 2020 में। 10 दिसंबर था वो दिन, मानवाधिकार दिवस भी होता है 10 दिसंबर। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संरचना की नींव रखी थी, पहली ईंट रखी थी। हालांकि इसकी घोषणा 2019 में ही हो गई थी, 2019 सितंबर माह। तो ये था सेंट्रल विस्टा परियोजना और उसकी पूरी डिटेल। अब हम बात करेंगे हमारे राज्य के कुछ समाचारों की। पहली चीज या पहला न्यूज जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा वो ये था कि आज से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन फिर से प्रारंभ हो गया है। वैक्सीनेशन पर रोक लग गई थी। इस घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि टीका उत्सव भारत में मनाया जाए, लेकिन हर राज्य के पास टीके की उपलब्धता नहीं थी। कंपनियां जो थी वो बनाने की एक निश्चित क्षमता के साथ अपना काम कर रही थी। अलग अलग राज्यों ने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे।
सभी राज्यों को पर्याप्त संख्या में टीका अभी नहीं मिल पाया था। ऐसी स्थिति में जब टीके की पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंची तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनाउंस किया कि टीके पर हम आरक्षण लागू करेंगे। किस तरह का आरक्षण? उन्होंने कहा कि वो लोग जिनके पास अंत्योदय वाला राशन कार्ड है उन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। सोचने में या सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन बीमारी किसी वर्ग पर आधारित नहीं होती है, ऐसा कहना था हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की आरक्षण व्यवस्था को आपको रद्द करना चाहिए, जहां अंत्योदय वर्ग को पहले टीका लगे। हर वर्ग के लिए 33% के आधार पर आपको टीकाकरण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नई स्थिति पर विचार करने के लिए टीकाकरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट की पुनः फटकार पड़ने के बाद राज्य सरकार ने दोबारा से टीकाकरण ओपन कर दिया है और अलग अलग वर्गों के लिए 33% के आधार पर टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। तो भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको भी टीका लगवा लेना चाहिए। अब तो अलग अलग तरह के टीके आ रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये मेरा एक सुझाव भी हो सकता है, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, कि अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी टीकाकरण के लिए ओपन करना चाहिए। साथ ही साथ वो विदेशी दवाइयां जो है जो भारत तक पहुंच रही है उसको भी प्राइवेट संस्थाओं की खरीद के लिए ओपन करना चाहिए। हाँ, उसकी कालाबाजारी ना हो, इस पर ध्यान रखा जाए, लेकिन इससे होगा क्या? समाज का वो वर्ग जो कि संपन्न है वो टीकाकरण वहां जाके करवा सकेगा और इस तरह से लगने वाली भीड़ है वो कम हो सकेगी। आप और हम जो अभी न्यूज सुन रहे हैं इसमें भी बहुत सारा ऐसा वर्ग होगा जो उस लाइन लगने से भी बचना चाह रहा है, उस भीड़ में जाने से बचना चाह रहा है। तो भाई ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेंटर्स में यदि टीकाकरण थोड़ा तरीके से हो सकता था तो ये कराया जा सकता था। बाकी के समाचारों पर आते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। 2021 में जाकर के हम स्पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। हम अभी तक दूसरे राज्यों के स्पोर्ट एप्लीकेशन पर आधारित थे। होता क्या है इसमें? होता यह है कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों को डिजिटल करने के लिए जानकारियां डिजिटल रूप में मिलेंगी। खिलाड़ियों को खेल, उसके तरीके और भी बाकी सारी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में पता चल सकेगी। इसके लिए विकसित किया गया है छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट एप्लीकेशन। नाम रखा गया है सीजी स्पोर्ट। ये निःशुल्क उपलब्ध है, आप भी चाहे तो डाउनलोड करके क्या है इसके फीचर देख सकते हैं एटलीस्ट। बाकी पढ़ने के लिए सिर्फ याद रखें, सीजी स्पोर्ट छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट एप्लीकेशन है। दूसरा, तराजू ग्राम। तराजू ग्राम में अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपसे ये न्यूज शेयर किया था, एक उड़न गिलहरी प्राप्त हुई थी, इसकी मौत हो गई है। याद है मैं माउस डियर मिलने पे भी संदेह जताया था कि क्या गांव वालों के पास रहता तो वो सुरक्षित रहता। बहरहाल माउस डियर का तो अभी किस्सा नहीं पता, उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित रहे, लेकिन इस उड़न गिलहरी की मृत्यु हो जाने के कारण अब ये चर्चा में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी उड़न गिलहरी पहले देखी जा चुकी है। इसके अलावा कटघोरा वन मंडल कोरबा जिले में भी उड़न गिलहरी प्राप्त हो चुकी है। ये कहानी सूरजपुर की थी। अब हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में इसे एडवर्टाइज किया गया है। पिछले साल भी इस योजना को लेकर बहुत सारे वाद विवाद हुए, लेकिन उसके बाद भी इस साल इस योजना को जारी रखा गया है। इस योजना में धान की खरीदी के बाद अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कम से कम 4 किस्तों में वो भुगतान किया जाना मंजूर किया गया है। खरीफ फसलों के लिए भुगतान किया जा रहा है। पहले यह धान के लिए था, अभी सुनने में आया है कि धान के अलावा अन्य फसलें जैसे मक्का, तिल, राम तिल आदि को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस योजना में जो पहली किस्त है वो 21 मई को इस साल दी जाएगी। 21 मई राजीव गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, उनकी जयंती के रूप में मनाई जाने वाला दिन जो है वो है, और इस दिन इसको मनाया जाने की घोषणा की गई है। इस साल के बजट में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना को चलाने के लिए किया गया था। वैसे इस योजना में 20,53,483 किसान छत्तीसगढ़ के लाभान्वित होंगे जिन्होंने अपने धान का विक्रय किया है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता की। देखिए, मानसून पे बात करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। डर क्यों लगता है? छत्तीसगढ़ पीएससी के कारण, जो अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर सकी है। इनफैक्ट उसने तो अपनी जिद ही पकड़ करके रखी है कि छत्तीसगढ़ का जो मानसून है वो उत्तर पूर्वी होता है। पता नहीं ये कैसे कहते हैं, लेकिन हाँ, आप और हम पढ़ते हुए जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में सक्रिय होता है और उसके बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। बहरहाल अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो 10 जून से मानसून सक्रिय होने वाला है, जबकि पूरे देश की बात करें तो इस बार मानसून सामान्य जाने वाला है। 1 जून से वो केरल के समुद्र तट से टकराता हुआ सक्रिय हो जाएगा और फिर शेष भारत में फैलेगा। हमारे तक पहुंचने में 10 जून तक का समय लगने वाला है। तो ये था भाई आज आपके लिए समाचार। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मुझे खुशी होती है जब आप एक लाइक का बटन दबाते हैं। हर बढ़ते हुए लाइक के साथ मेरी खुशी बढ़ते जाती है।
तो ध्यान रखिए इस बात का और मिलेंगे आपसे। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए।